नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। 44 साल बाद नेपाल में स्थित कोसी बैराज के सभी 56 गेट खोल दिए गए। करीब 3,54,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया। भारत के बिहार में तो तबाही का आलम है। बाढ़ का पानी कई गांवों के घरों में घुस चुका है। नेपाल में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ से यूपी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, जिससे निचले इलाकों पर डूबने का खतरा मंडरा रहा है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश और उसके बाद नेपाल में स्थित कोसी बैराज के रविवार को 56 के 56 गेट खोल देने के बाद बिहार में कोसी नदी उफनाई हुई है और कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कोसी बैराज के सभी गेट खोल दिए जाने के बाद रविवार को 3,94,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसके बाद कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है और पानी और बाढ़ का पानी कई गांवों में घुस चुका है। इससे हजारों की आबादी प्रभावित हुई। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है, उसमें जल स्तर बढ़ने के बाद सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जैसे जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। बिहार के लिए परेशानी की बात यह है कि इस बार जुलाई महीने में ही कोसी नदी में जल स्तर जबरदस्त तरीके से बढ़ गया। पिछले 44 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब जुलाई के महीने में तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी कोसी बैराज से छोड़ा गया। इस कारण बिहार के कुछ जिले बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। यह है सुपौल, सहरसा और मधेपुरा। आप तस्वीरों में यह ग्राफिक्स के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये प्रभावित हुए हैं। और ये बैराज, ये जो कोसी बैराज है, इसके सभी फाटक खोल दिए गए हैं, जिससे कि बिहार के सुपौल, मधेपुरा और सहरसा, ये जो 3 आपको जिले दिखाई दे रहे हैं, ये पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं। कोसी नदी में जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है, उसको लेकर सुपौल, सहरसा और मधेपुरा जिलों में लगातार प्रशासन के तरफ से लोगों को आगाह किया जा रहा है, वह सुरक्षित स्थानों तक पहुंचे। दूसरी तरफ उत्तर बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थिति और ज्यादा गंभीर बन गई है। बगहा में खेतों में काम करने गए 150 किसान बाढ़ में फंस गए हैं। हालांकि गनीमत रही कि घंटों तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसानों को सुरक्षित बचा लिया गया है। सुनिए पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। सरकार का ऐसा कानून है जो हम लोगों को दे दिया है काला पानी, अब तो 9 देने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब है कि बांध के भीतर का जितना पब्लिक है वो सरकार का कोई नहीं, कोनो फायदा न भे रहल छै लोग के। सरकार कान में तेल जाकर सुतल छै। परेशानी ये है कोसी नदी में, केली पंचायत में, लेकिन नाव का कमी है। हम लोग को जाने आने में दिक्कत ये होता है। और धान पात जो सा खेत में सब गल गुल गया। और प्लस जो के खेती पत्ती तो हम लोग को दिया है, 2 बार बाढ़ आ चुका है। अभी तक कोई अधिकारी नहीं यहाँ खोज कर ले आया है। अभी घर घर पानी है। हम लोग को बाल बच्चे मोबाइल जो पानी में डूबा हुआ है। यह पानी आज थोड़ा कुछ कमा है, फिर बढ़ने की चांस है। तो हम सरकार से निवेदन यही करते हैं, हम लोग को माल के चारा चाहिए। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है जब कोसी बैराज के सभी फाटक खोले गए। इससे पहले 14 और 25 अगस्त 2023 को कोसी के सभी गेट खोले गए। इस दौरान जल प्रवाह क्रमशः 4,62,345 क्यूसेक और 4,14,060 क्यूसेक था। शनिवार शाम से ही नदी का जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया था और रविवार की सुबह से कोसी में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिली। सुबह 7 बजे 12 क्षेत्र में जल प्रवाह 2,20,100 क्यूसेक था, जो 9 बजे बढ़कर
2,27,300 क्यूसेक तक पहुंच गया। इस समय कोसी बैराज पर जल प्रवाह 3,42,520 क्यूसेक से बढ़कर 3,68,680 क्यूसेक हो गया। रविवार को 11 बजे बराज क्षेत्र में जल प्रवाह 2,31,000 क्यूसेक और कोसी बैराज पर 3,75,930 क्यूसेक था। 56 फाटक को उठाकर पानी को डाउन स्ट्रीम के पास आउट कर दिया गया। दोपहर 12 बजे तक बाराज क्षेत्र में जल प्रवाह घटकर 2,11,900 क्यूसेक हो गया, लेकिन कोसी बैराज पर यह बढ़कर 3,80,830 क्यूसेक तक पहुंच गया। बिहार में सिर्फ कोसी नदी ही नहीं, बिहार की कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिससे बिहार में बाढ़ का खतरा और बढ़ गया है। आइए जानते हैं कौन कौन सी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं। महानदी, बागमती नदी, गंडक नदी, कमला, बलान नदी, कमला नदी, ये सभी नदियां जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, ये यहां पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ये बागमती नदी, बिहार और नेपाल में हो रही बारिश के बाद प्रदेश की नदियां उफान पर हैं। कई जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुसने लगा है। अधिकारी अलर्ट पर हैं और तटबंधों की लगातार निगरानी की जा रही है। गंडक और कोसी नदी कुछ स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। अररिया में बकरा और परमान नदियों में आई बाढ़ से कई निचले इलाकों में पानी घुस गया है। छोटी नदियों के भी जलस्तर में वृद्धि हुई है। कई स्थानों पर नदियों का पानी तराई इलाकों में फैलने लगा है। गोपालगंज में 43 पंचायतों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। यहां पतहरा, बिशंबरपुर, देवपुर और टंडसपुर तटबंध पर विशेष निगरानी की जा रही है। आइए जानते हैं कौन कौन सी नदियां कहां कहां उफान पर हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से हम जानते हैं। बीरपुर बराज, कोसी नदी का जलस्राव, वाल्मीकि नगर बराज, गंडक नदी का जलस्राव बढ़ा है। इंद्रपुरी बराज, सोन नदी का जलस्राव यहां पर बढ़ा हुआ है। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट पर, कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में इसका प्रभाव बढ़ा हुआ है। अब आइए बताते हैं कि कोसी नदी के बढ़ते जलस्तर की वजह से लोगों को घर छोड़कर जाने को मजबूर होना पड़ा। कई जगह पर तो सैकड़ों परिवार कोसी के पानी में ही रह रहे हैं। हालांकि कुछ लोग अब नदी से बाहर के तटबंध पर शरण के लिए जाने लगे हैं। कोसी के रौद्र रूप से निचले इलाकों में स्थिति खराब होती जा रही बाढ़ पीड़ित लोगों ने बताया कि उनके घर में पानी भरने से उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। घरों में पानी घुसने से लोगों की जरूरी सामान भी खराब हो गया है। कई घरों में तो खाना भी नहीं बन सका है। ये था बिहार की स्थिति। बिहार तो बिहार, यूपी में भी बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर अब उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों पर दिखने लगा है। प्रदेश की ज्यादातर नदियां उफान पर बह रही हैं, फिर खतरे के निशान को पार कर गई हैं। सैकड़ों गांवों में पानी भर गया है, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यूपी के 12 जिलों के 633 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। यही नहीं, पिछले 24 घंटे में वज्रपात और बारिश की वजह से हुए हादसों में 19 लोगों की जानें जा चुकी हैं। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं कि यूपी के किन किन जिलों में बाढ़ ने अपना कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश बाढ़ प्रभावित जिले में पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती जिला, बलरामपुर जिला और कुशीनगर, बस्ती जिला, शाहजहांपुर जिला और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जो लखनऊ के पास है, फिर सीतापुर जिला, गोंडा जिला, सिद्धार्थनगर, यह सीतापुर और गोंडा जिला, इसके बाद सिद्धार्थनगर जिला भी बाढ़ प्रभावित है। साथ ही साथ बलिया जिला भी बाढ़ प्रभावित है। तो आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 16 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा बाढ़ के पानी में डूबने से 2 और सर्पदंश से एक व्यक्ति की मौत की सूचना मिली है। इसके अलावा प्रदेश की कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। आइए आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी नदियां
खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। तो खतरे के निशान से ऊपर बहने वाली जो नदियां हैं उत्तर प्रदेश में, वो है शारदा नदी। शारदा नदी के बाद आपको बता दें राप्ती नदी जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, घाघरा नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, बूढ़ी राप्ती नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं क्वानो नदी भी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही है। तो बाढ़ से बचने के लिए प्रशासन ने व्यापक इंतजाम भी किए हैं। बाढ़ शरणालय, बाढ़ चौकियां, मेडिकल टीमें आदि गठित कर काम पर लगा दी गई है। क्या क्या इंतजामात किए गए हैं, आइए जानते हैं इस ग्राफिक्स के माध्यम से। जो प्रशासनिक इंतजामात किए गए हैं, आपको बता दें कि बाढ़ शरणालय 718, बाढ़ चौकियां 923, मेडिकल की टीम 501, एसडीआरएफ की टीम 3 टीमें लगाई गई हैं, वहीं पीएससी की 3 टीमें लगाई गई हैं और एनडीआरएफ की 1 टीम यहां पर लगाई गई है। तो ये थे इंतजामात। अब हम अपने मेहमानों की तरफ रुख करेंगे कि बाढ़ ने क्या प्रभाव डाला है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, बड़ी देर से जुड़े हुए हैं, जो इस ब्यौरे को सुन रहे थे, सबसे पहले हम उनसे आपका परिचय करा दें। अरविंद कमल जी वरिष्ठ पत्रकार, अतुल यादव जी समाज सेवी, 2 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद कमल जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तराखंड से आने वाले पानी से प्रभावित क्षेत्र की गहन जानकारी रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे साथ। एक बार फिर हम परिचय करा दें तस्वीर। अरविंद कमल जी वरिष्ठ पत्रकार और अरविंद कमल जी उत्तराखंड से आने वाले पानी से प्रभावित क्षेत्र की गहन जानकारी रखते हैं, वहीं समाज सेवी हैं हमारे साथ अतुल यादव जी। अभी हमने देखा कि बिहार की जो स्थिति थी, बिहार की स्थिति किस तरह से बनी हुई है। अतुल यादव जी से सबसे पहले हम अतुल यादव जी के पास जाएंगे और उसके बाद से वरिष्ठ पत्रकार महोदय के पास आएंगे। अतुल यादव जी, बिहार में बाढ़ की स्थिति भयावह है और कोसी नदी, जैसे कि कोसी बैराज खोला गया है, 56 के 56 गेट, पानी भर गया है कई इलाकों में, सबसे ज्यादा सुपौल और अन्य जो जिले हैं सहरसा और एक जिला और, तो ये ज्यादा प्रभावित हैं, सहरसा मधेपुरा। क्या कुछ यहां पर इंतजामात हैं प्रशासन के? देखिए देवेंद्र जी की जैसे ही बरसात होती है तो पड़ोसी देश जो हमारे हैं लगातार हमारे राज्यों में अपने यहाँ के जो भीषण बाढ़ से जो पानी होता है उसको छोड़ते हैं। जिसके बाद बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश चाहे उत्तराखंड, वहाँ पर भीषण बाढ़ की जो स्थिति होती है, बिहार प्रशासन जो है वो लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगे हुए लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। अधिकारी मौके पर जा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी देखने को मिली है। बहुत से ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों को राहत सामग्री नहीं मिली है, वहां पर तक प्रशासन पहुंच नहीं पा रहा है, नाव की व्यवस्था भी नहीं की गई। आप बात करें 56 जो गेज खोले गए हैं, गेज इसलिए खोले गए जो लगातार जो डैम है, डैम पर जो नदी का जो प्रकोप था वो बढ़ रहा था, डैम के टूटने की भी कभी कभी कगार पर स्थिति आ जाती है। ऐसे में डैम को खोलना एक वजह भी मानी जा रही है, क्योंकि जो पानी है वो ठोकर जब मारता है तो कहीं ना कहीं स्थिति दूसरी होती है, इसीलिए पानी को जब छोड़ा जाता है तो बाढ़ की स्थिति होती है। और देखिए क्योंकि बिहार एक बहुत ही प्रभावित जो बाढ़ का राज्य रहा है, वहाँ पर काफी स्थितियां खराब होती है। उत्तर प्रदेश उसके सापेक्ष बहुत ठीक स्थिति है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश के कुछ ही इलाकों में बाढ़ की स्थिति है, लेकिन बिहार में जो स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, वो लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, लेकिन निर्देश कहीं ना कहीं धरातल पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। केंद्र सरकार लगातार बिहार सरकार के संपर्क में, जो भी मदद है एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ की टीमें लगातार वहां पर लगाई गई है, लोगों को राहत सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है। चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। हमारे साथ अरविंद कमल जी भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अरविंद कमल जी, उत्तराखंड की जो वहां पर जो बारिश हो रही है, वहां से जो पानी चल रहा है, तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों को ये प्रभावित करता है और उत्तराखंड में कहां कहां ये जो जल है ये प्रभावित कर रहा है? हाँ कुशवाहा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है सर। देखिए, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, जब भी बरसात होती है तो हर वर्ष
बाढ़ आती है और उसमें तमाम हजारों लाखों लोग प्रभावित होते हैं, लोगों के घर बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सरकारें मुझे लगता है कि इन चीजों को लेकर उतनी संजीदा नहीं है, या फिर इस काम के लिए इतना बजट जारी नहीं किया जाता, और अगर जारी भी किया जाता है तो उसमें अधिकारी बंदरबांट कर लेते हैं, धरातल पर काम नहीं होता है। अब उत्तराखंड से आने वाला पानी यहाँ हथिनी कुंड बैराज जो है, जिसमें से 3 राज्यों को पानी जाता है, हिमाचल प्रदेश को, हरियाणा को और उत्तर प्रदेश को, लेकिन जब बाढ़ का पानी आता है तो वो पूरा बागपत से लेकर के आगे दिल्ली तक प्रभावित करता है और यमुना नदी में बाढ़ आ जाती है। तो इसका पुख्ता इंतजाम आज तक अगर नहीं हो पाया है तो उसके लिए सीधे सरकारों को दोषी मानना होगा, क्योंकि कोई ठोस योजना नहीं है। जब भी बाढ़ आ जाती है, बारिश ही हो जाती है, तो आप देखिए कि दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है, और अगर जमकर बरसात हो जाती है तो वहां भी वीआईपी इलाकों में भी जल भराव हो जाता है। तो बाढ़ की तो बात ही छोड़िए, हमारे यहाँ इस देश में नदियों में जब बाढ़ आती है तो उसको रोकने का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है कि पानी को किस तरह से बांटा जाए, या फिर जब जो गांव प्रभावित होते हैं, खासतौर से जो नदियों के किनारे बसने वाले लोग हैं, एक बड़ी आबादी यहाँ से लेकर बिहार तक, असम तक, जहां जहां नदियों में बाढ़ आती है वो प्रभावित होती है, यहाँ तक कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी। तो हमारा कहना यह है कि सरकार को कोई इसलिए ठोस योजना बनानी पड़ेगी। खासतौर से अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ छोटी छोटी नदियों में बाढ़ आ जाती है और उससे तमाम सारी मुश्किलें पैदा होती हैं। कोई बड़े बांध नहीं बनाए गए या पानी को दूसरी ओर कटाव करने का इंतजाम नहीं किया गया। हमेसा बाढ़ पीड़ितों के लिए मीडिया में एक योजना थी अटल जी जब प्रधानमंत्री थे तो जी एक योजना थी जब, तौर पर मेरा मानना है कि सरकार इसके लिए दोषी है। अच्छा ठीक है, उनको एक मोटा बजट और धरातल पर काम कराना चाहिए ताकि बाढ़ पीड़ितों को निजात मिल सके। जी जी बिल्कुल। एक योजना थी सरकार की नदियों को जोड़ने वाली कि इससे बाढ़ से बचा जा सके और इस तरह से हानियों से बचा जा सके। क्या हुआ उस योजना का? जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तो ये सुनने में आया था कि सड़कों को जोड़ा जा रहा है, नदियों को जोड़ा जा रहा है, इस तरह की योजनाएं थीं। क्या हुआ उस योजना का? क्या क्या जोड़ा गया, क्या क्या घटाया गया? जी अरविंद कमल जी। जी अरविंद कमल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी 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 ठीक है ठीक है। क्या सवाल है आपका? जी सवाल हमारा यह है कि पहले नदियों को जोड़ने की योजना थी जब अटल जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे तो सड़कों को जोड़ने उन्होंने कहा था कि जी जी बिल्कुल। और तो क्या हुआ, कुछ इसमें प्रगति हुई है या वो ठंडे बस्ते में है? अगर जो प्रगति हुई होती तो इस तरह की स्थिति नहीं आ पाती। देखिए अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा था कि एक दूसरे से नदियों को जोड़ दिया जाए, लेकिन वो मतलब वैज्ञानिक आधार पर या जो इस दिशा में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने इसको अच्छा नहीं माना कि इससे और मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। देखिए कुदरती मिलन जैसे है गंगा यमुना का, वो तो ठीक है, सरस्वती तो गायब भी हो चुकी हैं, लेकिन नदियों को इस तरह जोड़ने से हो सकता है कि बाढ़ की और भी भीषका का सामना करना पड़े। मेरा ख्याल है कि देखिए ये प्राकृतिक चीजें हैं और बरसात होगी, बाढ़ आएगी हमेशा, लेकिन पानी का जब जलस्तर बढ़ जाता है, खतरे के निशान से ऊपर तमाम नदियां चली जाती हैं, तो उससे जो प्रभावित क्षेत्र है या प्रभावित गांव है, शहर है, उनके लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। बड़े बड़े बंधे बनाए जाए ताकि पानी जो है वो गाँव में न घुसे, कुछ इस तरह का इंतजाम होना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा नदियों का कटाव होता है और कई कई गांव डूब जाते हैं, लोगों को नदी का पानी मौत के मुंह में धकेल देता है, तमाम लोग बह जाते हैं, जानवर बह जाते हैं, लोगों की गृहस्थी बह जाती है। बिहार में तो बहुत ज्यादा स्थितियां नाजुक हो जाती हैं। इस बार वहां 10 पुल भी गिर गए। तो ये इसके लिए कौन दोषी है? जी बिल्कुल, जनता दोषी नहीं है जी, इसके लिए प्रशासन जो दोषी है। सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है इसको रोकने के लिए। अभी तक आजादी के बाद समय तक सरकारें आई गई, बाढ़ तो हमेशा आती है, जब भी बारिश होगी तो बाढ़ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप बताइए क्या कुछ कोई इंतजाम हुआ? जी कोई इंतजाम नहीं बनाए जा रहे, वो भी गिर जा रहे हैं। बिल्कुल, सरकारों की कमजोरियां हैं जिसका खामियाजा आम जनता को भोगना पड़ रहा है। बिल्कुल। हम अतुल यादव जी के पास जाना चाहेंगे। अतुल यादव जी, हम आपसे सवाल करेंगे। सवाल ये है
कि जब बाढ़ आती है और आने वाली होती है, जैसे कि बरसात होगा तो ये तो अमूमन बिहार में ये देखा जाता है कि यहाँ बाढ़ आएगी ही आएगी, और कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो ऐसे में प्रशासन ने क्या पुख्ता इंतजाम नहीं करती कि यहाँ बाढ़ आने वाली है तो इसके लिए हम पूरा पहले से ही पूरी तरह से मुस्तैद हो जाएं, तैयारियां कर लें, या फिर बाढ़ आने का इंतजार करती है? अतुल जी। तो जी अतुल जी सवाल आपसे है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अतुल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए अतुल जी आपने हमारा जी अतुल जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन पा रहा हूं जी। हमारा सवाल यह है अतुल जी कि जब बाढ़, हर बरसात में बाढ़ आती है बिहार में, बिहार हो उत्तर प्रदेश हो, बाढ़ की स्थिति आती है कुछ जिलों में, तो क्या प्रशासन पहले से मुस्तैद नहीं होता, पहले से अपनी तैयारी नहीं करता? देखिए देवेंद्र जी, बता दूं जो प्रशासन है वो एक नींद में सोया हुआ होता है। जैसे ही जब नदियों का जलस्तर बढ़ता है, जब बाढ़ आती है, तो प्रशासन के लोग आनंद फानंद में बंदों पर पहुंचते हैं, व्यवस्था करते हैं। जब सरकारें जागती हैं, लगातार मुख्यमंत्री दौरा करते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश की जो बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आती है तो पड़ोसी देश नेपाल से जो पानी छोड़ा जाता है, बैराजों से जो पानी आते हैं, उससे यहाँ बाढ़ की काफी जो स्थिति है वो खराब होती है। चाहे गोंडा हो, चाहे बहराइच हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे बलरामपुर हो, ये चारों जो देवीपाटन मंडल के जिले यहाँ पर भीषण बाढ़ की समय स्थिति है। लगातार जो लोग हैं पलायन करने को मजबूर है। बलरामपुर में जो राप्ती नदी का पानी आता है, पड़ोसी देश नेपाल से अधिक पानी होता है, वहां पर कोई ठोस व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। गोंडा में जो पानियों को दूसरे नदियों तक पहुंचाने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, इसीलिए यहाँ पर जो बाढ़ की स्थिति आई है। प्रदेश सरकार अपने 7 साल से इस उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार, लेकिन अभी तक कोई नदियों से जो पानी निकलने वालों का स्थायी बांध नहीं बनाया गया है। जब कभी नदियां का जलस्तर काफी बड़ा होता है तो बंधों में कटान होती है, कटान होने का जो पानी है वो गांव तक जाता है और काफी यहाँ पर बाढ़ की स्थिति जो भयावह होती है। प्रशासन दावे तो करता है लेकिन व्यवस्था पलट कराएंगे, लेकिन व्यवस्था पलट में कोई पलट नहीं कराता है। जब मीडिया में खबरें चलना शुरू होती है, जब हम लोग समाज सेवी जैसे लोग जब सरकार तक बातें पहुंचाते हैं, लोगों की मदद करते हैं, तो प्रशासन भी मदद करने के लिए सामने आता है। लेकिन जब तक ये स्थिति भयावह नहीं होती या प्रशासन कहीं मदद करने के लिए सामने आता है, विगत लगभग 4 से 5 सालों से समाज सेवी के तौर पर लगातार जो गोंडा के आसपास के कई जिलों में लगातार हम लोग भी मदद कर रहे हैं, क्योंकि एक आपदा में मिलकर के सबको कहीं ना कहीं काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, आपदा में मदद करनी चाहिए, और आप समाज सेवी हैं तो आपका तो फर्ज ही बनता है कि आप जरूर मदद करते होंगे, और उम्मीद है हर व्यक्ति को मदद करनी चाहिए। हम आना चाहेंगे अरविंद कमल जी के पास। अरविंद कमल जी, ये बाढ़ राहत, जो बाढ़ के बाद जो राहत दी जाती है और बाढ़ से पहले का प्रबंधन, तो बाढ़ से पहले का प्रबंधन और बाढ़ राहत में काफी भ्रष्टाचार भी देखने को मिलता है। ऐसी बातें सामने आती हैं, खबरें भी आती हैं। क्या लगता है कि अगर जो वास्तव में बाढ़ प्रबंधन ठीक ढंग से हो और बाढ़ राहत भी ठीक ढंग से हो तो कुछ बाढ़ पीड़ितों को ज्यादा ही सुकून मिल सकता है? देखिए, जहां तक प्रबंधन की बात है वो कागजों में होता है। वो आदम गोंडवी का एक शेर है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। अधिकारी कागजों पर ज्यादा काम करते हैं, धरातल पर काम नहीं होता है। प्रबंधन का हाल तो ये है। और जहां तक राहत कार्य की है और बचाव कार्य की बात आप कर रहे हैं, उसमें भी बहुत बड़े बड़े घोटाले होते हैं। सिंचाई विभाग के अफसरों को इंतजार रहता है। मैं कई अधिकारियों को जानता हूं जो यह मनाते हैं, ऊपर से वाले से कामना करते हैं कि बाढ़ आए, क्योंकि बाढ़ आने के बाद मोटा बजट जारी होगा और उसमें बंदरबाट होगी। खासतौर से आप अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सुल्तानपुर में गोमती नदी में बाढ़ आती है जो जौनपुर और तमाम जिलों को प्रभावित करती है। तो यहाँ घाघरा नदी है जो गोंडा से होकर के और आगे वहां मऊ से होकर के आगे जाती है। तो
इन नदियों की बाढ़ जो है वो अधिकारियों के लिए एक तरह से समझिए उत्सव होता है। उनके भीतर संवेदनाएं नहीं है, आम जनता की मुश्किलों से उनको कोई वास्ता नहीं है, उनको अपनी झोलियां भरनी है। जी तो बिल्कुल। सरकारें, चूंकि सरकारों में भी जब भ्रष्ट अफसर है तो कहीं न कहीं उसमें भी विभागीय मंत्री और सबकी रिश्तेदारी होती है, और एक करप्शनाथ से नहीं बहुत पहले से है, वरना इसका इंतजाम हो जाता। तो ऊंट के मुंह में जीरा है जो राहत कार्य मिलता है। अरे राहत के नाम पे जो चीजें दी जाती है कि मान लीजिए वो अन्न के रूप में गेहूं बांट दिया गया, मिट्टी का तेल दे दिया गया, चावल दे दिया गया, हल्दी और मसाले दे दिए गए, तो इतना मामूली होता है कि उससे बाढ़ पीड़ितों को कोई खास मदद नहीं मिल पाती है, और वो फिर जो है जिंदगी की जंग लड़ने के लिए मजबूर होते हैं। तो जहां तक प्रबंधन और राहत और बचाव कार्य की बात है, वह भ्रष्टाचार के कीचड़ में डूबी हुई है, मेरा यह मानना है। जी बिल्कुल बिल्कुल, भ्रष्टाचार के कीचड़ में ये बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ राहत दोनों ही डूबा हुआ है। हमारे साथ अतुल यादव जी हैं, समाज सेवी। अतुल यादव जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जो बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ राहत दोनों में भ्रष्टाचार आकंठ डूबा हुआ है, ऐसे में एक समाज सेवी होने के नाते आपका विचार क्या है कि आप करना क्या चाहिए? देखिए, जो कि हम जैसे समाज सेवी लोग लगातार लोगों की मदद करते हैं, लेकिन एक सीमित दायरे में रह करके हम लोग मदद कर सकते हैं। सीमित जैसे बजट का कभी कभी अभाव होता है हम लोगों के पास भी, तो हम लोग बहुत ज्यादा मदद नहीं कर पाते हैं, लेकिन जहां भीषण स्थिति है हम मदद करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। जहां तक आपने बात किया, जी जी जी, अतुल यादव जी से हमारा संपर्क टूट गया है, और जैसे ही संपर्क होगा तो इनसे जरूर ये सवाल लेंगे। अरविंद कमल जी, सवाल यहाँ पर यह है कि आपको उत्तराखंड से आने वाले पानी से प्रभावित क्षेत्रों की गहन जानकारी है, इस पर आपने काफी रिसर्च भी की है। हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तराखंड से जो पानी चलता है, उत्तर प्रदेश में किन किन जिलों को प्रभावित करता है, और वास्तव में वहां पर अगर जो क्या प्रबंधन पहले हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को राहत मिल सके। जी अरविंद कमल जी। जी अरविंद कमल जी, आपसे मेरा सवाल ये है। बताइए जी, आपसे हमारा सवाल ये है कि उत्तराखंड से आने वाले पानी से जो है प्रभावित क्षेत्रों की आप गहन जानकारी रखते हैं, तो उत्तराखंड से जो पानी उत्तर प्रदेश में आता है बरसात के दिनों में, तो वो कौन कौन से जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रभावित हो जाते हैं, और वास्तव में प्रशासन को, शासन को क्या वहां पर पहले से ही प्रबंधन करना चाहिए जो नहीं हो पाता है कि जो बाढ़ पीड़ित हैं? जी 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 कुशवाहा जी, दरअसल जो नदियों का पारिस्थितिकीय तंत्र है वो बिल्कुल बिगड़ चुका है। उसकी एक बड़ी वजह है उत्तराखंड की, जहां तक आप बात करते हैं तो सहारनपुर सीमा पर जो है हथनीकुंड बैराज है, जहां से 3 राज्यों को पानी जाता है। तो यमुना में इतना खनन होता है कि उसका जो पारिस्थितिकी स्वाभाविक स्वरूप है वो बिगड़ चुका है, इसलिए पानी का कटाव और बहाव वो बेतरतीब हो जाता है, और खनन कभी भी मानक के अनुरूप नहीं होता है। यमुना नदी में जब बाढ़ नहीं होती है तो आप देखेंगे बड़ी बड़ी पोर्टलेन मशीनें वहां स्टोन क्रशर लगे हुए हैं, तो यमुना का छाती नहीं कर दिया जाता है। इसी तरह से अन्य नदियों में भी है, जहां पत्थर नहीं है, बोल्डर नहीं है, वहां पर रेत का खनन होता है। तो ये एक बड़ी वजह यह है कि वो इस पर जो है कड़ाई से रोक लगाई जानी चाहिए, लेकिन वो संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा सिंडिकेट, बहुत बड़ा गठजोड़ होता है। इसमें सरकारें राजस्व के चक्कर में इनको खुली छूट देती हैं, और बयानबाजी तो ये होती है कि नहीं अवैध खनन नहीं होने पाएगा, लेकिन हर जगह यहाँ से लेकर के सोनभद्र तक, कहने का मतलब बागपत से लेकर बलिया तक ये चीजें हैं। तो अब जहां तक नदी के पानी के बंटवारे की बात है, बाढ़ में तो सारी जगह की स्थितियां खराब हो जाती हैं। जब बाढ़ नहीं होती है तो यहाँ से उत्तराखंड के हथनीकुंड बैराज से जो सहारनपुर की सीमा पे है, हिमाचल प्रदेश को भी पानी जाता है और हरियाणा को भी जाता है, और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक, क्योंकि यमुना नदी दिल्ली से होकर के जा रही है। अब यहाँ जब ज्यादा पानी छोड़ा जाता है तो सीधे सीधे दिल्ली में बाढ़ आती है।
तो और ये दिल्ली खनन वासियों को खासतौर से जो वहाँ यमुना पार की तरफ आप देखें दिल्ली में, तो वहां एक तरह से बाढ़ विभीषिका के रूप में होती है, वहां भी कोई इंतजाम नहीं है। चलिए, इंतजाम नहीं है और अगर जो खनन पे अंकुश लगाया जाए तो बहुत बड़ी वास्तव में वजह है। जी जी बिल्कुल, खनन वो पत्थर का भी है और रेत का भी। जी, पत्थर और रेत के खनन पर अगर जो अंकुश लगाया जाए तो बाढ़ की विभीषिका से कुछ हद तक बचा जा सकता है। हमारे साथ अतुल यादव जी भी हैं, समाज सेवी। अतुल यादव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और की नदियों में जो खनन हो रहा है उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कुछ सामाजिक संस्थाओं ने कदम उठाया है और क्या कदम उठाने चाहिए जिससे कि बाढ़। देखिए देवेंद्र जी, जहाँ तक जो नदियों में खनन हो रहा है समस्याओं को उठाने की बात है, हम जैसे समाज से भी लगातार उन चीज को उठाते हैं, लेकिन सरकार उन चीजों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब एक समाज से भी जब बहुत ज्यादा शिकायतें करता है, बहुत ज्यादा उस चीज को रोकने के लिए एक मुहिम चलाता है, तो उसके खिलाफ जिला प्रशासन कहीं ना कहीं कानूनी रूप से भी और आर्थिक रूप से दोनों तरीके से कार्रवाई करता है, कभी मुकदमे के माध्यम से तो कभी किसी चीज की धमकी देने के माध्यम से। क्योंकि जो ये नदियों में खनन होते हैं, सरकार कुछ ही जो सेंटीमीटर है, मीटर है या फिर किलोमीटर की जो खदान करने की परमिशन देती है, लेकिन उसके विपरीत ये लोग जाकर के खदान करते हैं, क्योंकि खदान में प्रदेश से लेकर के जिले स्तर के अधिकारी मिले होते हैं। मैं देवेंद्र जी आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब रोशन जैकब गोंडा की जिलाधिकारी थी, तो यहाँ पर बहुत से ऐसे खदान हुआ करते थे जिन पर लगातार उन्हें बहुत कार्रवाई की। अभी मैं बात करूं तो रोशन जैकब जब खनन आयुक्त थी, उन्होंने पूरे प्रदेश में एक अभियान चलाया था, जहाँ भी लोग अवैध रूप से खनन कर रहे थे या जो मानक के विपरीत खनन कर रहे थे, उनके खिलाफ बहुत सी कार्रवाइयां हुई थी। लेकिन जब कार्रवाइयां वो लगातार कर रही थी, प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं नागवार गुजरी, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने उनसे अब का जो खनन आयुक्त का पद है वो हटा लिया है, जिससे अब किसी दूसरे के पास है। ऐसे में जो खनन आयुक्त है उनको कहीं ना कहीं जांच करनी चाहिए और जांच कराकर कार्रवाई होनी, क्योंकि खनन विभाग का जहाँ तक सवाल है तो खनन विभाग जो मुख्यमंत्री के पास है, ऐसे में जो सीधी जवाबदेही है मुख्यमंत्री की तय होती है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास जब विभाग है, कहीं ना कहीं विभाग के माध्यम से इस तरीके से जो नदियों में खनन है वो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नदियों में जब खनन होता है, जो नदी की धारा है वो दूसरे तरफ बहती है और नदी की धारा बहने के कारण भीषण बाढ़ की स्थिति होती है। अगर मैं गोंडा, बाराबंकी, बहराइच की बात करूं तो यहाँ पर जो घाघरा है और सरयू नदी, यहाँ पर जब नदियों में जो बालू सिल्ट के नाम पर जो टेंडर होता है, वो टेंडर कहीं ना कहीं धरातल पे दिखाई नहीं देता है। पैसे तो निकाल ले जाते हैं, लेकिन सिल्ट की सफाई न होने के कारण जब भीषण बाढ़ होती है, जो पानी है वो ऊपर पर होता है और घरों में लोगों के घुस जाता है, जिससे भीषण बाढ़ की स्थिति होती है। कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार को एक ठोस कदम उठाना चाहिए था इस चीजों पर, ताकि लोग हर साल बाढ़ की विभीषिका से न परेशान हो। जी, सरकार क्या ठोस कदम उठा सकती है अतुल जी? देखिए सरकार के पास बहुत से, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे एसटीएफ हो, चाहे यूपी एटीएस हो, क्योंकि एजेंसियां हैं जो लगातार वो हर क्षेत्रों में छापेमारी के दौरान हर कई कामों पर काम करती है। प्रदेश सरकार को एक ठोस कानून बनाना चाहिए, जिससे जिस तरीके से नकल को रोकने के लिए सरकार एक अध्यादेश लेके आई है, उसी तरीके से खनन को रोकने के लिए भी सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए। और जिन भी जिलों में अवैध रूप से खनन होता है, वहाँ के सीधे डीएम से लेकर के नीचे स्तर के अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। बल्कि ये नहीं कहना चाहिए कि जांच कराएंगे, कमेटी गठित हो गई या कार्रवाई होगी, बल्कि सीधा सीधे दोषी मानते हुए जिले के डीएम को तत्काल प्रभाव से वहां से हटाते हुए उनके खिलाफ विभागीय जांच उठानी चाहिए, ताकि वो अगर दूसरे जिले में तैनाती हो तो इस तरीके की जो खनन है उसको रोकने में वो नाकाम ना साबित हो, तो तत्काल उस पर एक्शन लें। देखिए केंद्र की जो सरकार है वो प्रदेश सरकार को काफी मदद भी करती है खनन के मामलों को रोकने के लिए, क्योंकि अब जाहिर सी बात है, क्योंकि प्रदेश सरकार ने निर्देश दे दिया कि पुलिस अगर कहीं खनन होती है तो बिना राजस्व टीम के, बिना अधिकारियों के मौके पर नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं पुलिस को भी अब किनारे कर दिया गया। देवेंद्र जी देखिए, बहुत सी स्थिति ऐसी होती है जहां पुलिस जब खनन देखती थी तो उसको रोक देती थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने पुलिस को अलग कर दिया है। अब अगर पुलिस को अवैध खनन रोकना है तो पहले अधिकारियों को सूचना देनी होगी, मौके पर एसडीएम, तहसीलदार या नायब तहसीलदार या राज्य विभाग के अधिकारी जाएंगे, तब मौके पर वो छापेमारी कर पाएंगे। लेकिन गोंडा जिले की बात करें तो यहाँ पर डीएम ने सभी जो अधिकारियों को पत्र जारी किया है कि अगर किसी भी क्षेत्र में अधिकारियों का खनन पाया जाएगा तो उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि बिना उनके
जो आदेश से कहीं खनन नहीं हो सकता है। फिलहाल जो उत्तर प्रदेश सरकार को अवैध खनन को लेकर के एक ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि जो नदियों की धारा है वो दूसरी दिशा में न जाए, भीषण बाढ़ की स्थिति ना हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे अतुल जी, कि जो शिविर हैं, राहत शिविर लगाए गए हैं, उनमें भी अगर जो देखा जाए तो राहत शिविर के लिए बाढ़ का जो 718 इस समय जो उत्तर प्रदेश में शिविर हैं 718 के करीब लगाए गए हैं, ऐसे में उनमें पूरा पर्याप्त होता है या कुछ कमियां पाई जाती हैं, और उन कमियों को कैसे दूर किया जाए अगर पाई जा रही हैं तो? इलाके में बनाए जाते हैं जहां भीषण बाढ़ की स्थिति है, लोगों को वहां से सुविधाएं मुहैया कराई जाती है। लेकिन देखिए, जो गांव के निचले तबके के लोग हैं वो उतना जागरूक नहीं होते हैं, वो अधिकारियों को फोन नहीं कर पाते हैं, उनको राहत सामग्री नहीं मिलती है, वो 2-3 दिन तक वो भूखे रह जाते हैं। जो शिविर बनाए गए, व्यवस्था तो यहाँ पर रहती है, लेकिन इन व्यवस्थाओं को जनता तक पहुंचाने का जो प्रयास है वो अधिकारी नहीं करते हैं, क्योंकि अधिकारी उन्हीं पैसों का बंदरबांट कर लेते हैं, कागजों में दिखाते हैं कि मैंने आज तो लोगों को राहत सामग्री वितरित की, लेकिन मौके पर वितरित करते हैं 100 से 150 राहत सामग्री। जब 500 से 600 राहत सामग्री बची होती है तो कहीं ना कहीं इधर से उधर कर देते हैं। लेकिन राहत जो बाहर राहत केंद्र है उसके बनाने से फायदा भी लोगों का है और नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ पर फायदा के अलावा कोई जरूरत नहीं, वहाँ पर डॉक्टर बैठे होते हैं, लोगों को दवाइयां मिलती हैं, लोगों को राशन पानी मिलता है। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार इसमें भी है। लोग आलू देने के नाम पर, चावल देने के नाम पर, दाल देने के नाम पर, आटा देने के नाम पर, तेल देने के नाम पर बहुत घोटाला करते हैं। निम्न स्तर के आलू देते हैं, चावल देते हैं, आटा देते हैं, जिससे जब ग्रामीण है वो लेकर अपने घरों को जाते हैं तो खराब होने की स्थिति में उनको फेंकने के अलावा उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं होता है। प्रदेश सरकार को सीधे जो बाढ़ पीड़ित है उनके खातों में पैसा भेजना चाहिए, जिससे वो सही मात्रा में जो आटा है, चावल है, दाल है, तेल है, उसको खरीद करके अपने परिवार का जीवन यापन कर सकें। एक चीज और है कि हम आना चाहेंगे अरविंद कमल जी के पास, वरिष्ठ पत्रकार हैं आप। अरविंद कमल जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में कुछ जो शिविर हैं, राहत शिविर बाढ़ प्रभावित, उनमें 718 दर्शाया गया है और मेडिकल की जो टीम है उसे 501 दर्शाया गया है, यानी कि 200 के करीब कम है, 217 या 18 के करीब कम है जो मेडिकल की टीम है। क्या आपको नहीं लगता कि इन शिविरों में, प्रत्येक शिविर में एक मेडिकल की टीम होनी चाहिए? देखिए, ऐसा है ना, ये वैसे है जैसे कि कोई मियादी बुखार में हो उसे रोटी का टुकड़ा दे दीजिए, तो राहत शिविर की परिभाषा मेरी नजर में यही है। राहत शिविरों में भाई जो ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोग हैं उनको लाया जाता है, उनको खाद्य सामग्रियां दी जाती हैं, दवा इत्यादि का इंतजाम होता है, लेकिन वो बहुत मामूली स्तर पर जो दवाएं भी दी जाती हैं इतनी कारगर नहीं होती हैं। आपको पता है कि जेनरिक दवाओं का क्या असर होता है, वो उससे भी घटिया क्वालिटी की होती है। लेकिन एक दिखावे के लिए तो ये होता है कि भाई सरकार ने इंतजाम किया है और जितना लोग प्रभावित हैं बाढ़ के पानी से, उस हिसाब से आप देखिए तो राहत शिविरों की संख्या बहुत कम है। जी। तो एक तरह का ये पब्लिक का मजाक उड़ाना हुआ बाढ़ पीड़ितों का, उससे उनका बहुत भला होने वाला नहीं है। अधिकारी इसमें मिलजुल करके दांव पेश करके पैसा खाते हैं और कुछ नहीं है। खाद्य सामग्री जो सबसे घटिया किस्म की होगी वो दी जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी ने कहा कि आटा पता चला दिया गया, उसमें कीड़ा पड़ा हुआ है, चावल दिया गया खाने लायक नहीं है, तो मजबूरन या तो लोग खाते हैं, खा के बीमार होते हैं, उनको हैजा पकड़ेगा, कालरा होगा और बीमारियां पकड़ेगी। जी जी जी। देखिए, जो आप भी जानते हो कि आप इतने दिनों से पत्रकारिता लाइन में हैं और आप देखते, क्योंकि सरकार राहत सामग्री के नाम पर एक दिखावा करती है कि हम मदद करते हैं लोगों की, लेकिन मदद के अलावा उनका शोषण भी होता है। उनको अगर 25 किलो की राहत सामग्री दी जाती है तो कहीं ना कहीं उसमें नाम पर भी काफी पैसे का बंदरबाट होता है, बहुत ही स्थिति खराब होती है। कभी कभी परिवार के लोग होते हैं जो राहत सामग्री बना करके खाना खाते हैं, बीमार होते हैं बेचारे और अस्पतालों में भर्ती होते हैं, वहाँ कोई हाल चाल पानी मिल जाता है। तो कहने की प्रदेश सरकार को खुद एक बार बिना बताए अधिकारियों को निरीक्षण करना चाहिए, ऐसे लोगों को लगाना चाहिए उसमें जिनके माध्यम से सही चीजें वहाँ पर मिले लोगों को। कमल जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब चूंकि हमारे पास समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। तो इस बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, सभी मेहमानों का आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर के इस चर्चा का मतलब ये निकला, इस चर्चा का मतलब ये रहा
कि ये जो बाढ़ आती है ये आम जनता के लिए परेशानी का सबब तो होती है, लेकिन जो बाढ़ राहत होती है इसमें जो अधिकारी वर्ग हैं उनके लिए खजाना खुल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से नहीं होता है तो वास्तव में बाढ़ प्रभावितों के लिए कुछ ज्यादा सुविधाएं मुहैया हो जाए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।